मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अध्याय 10 में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, उनके अपेक्षिक साइज तथा स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार मदद कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का प्रयोग करता है तथा चारों ओर की वस्तु को देखने के लिए हमें सक्षम बनाता है। आँख में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस के क्या प्रकार हैं। चश्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में इस्तेमाल करेंगे। हम श्वेत प्रकाश के वर्णों, रंगों में परिक्षेपित, विभक्त होने, इंद्रधनुष बनने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र एक सुग्राही एवं अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में समर्थ बनाती है। आंखें बंद करके हम वस्तु को उनके स्वाद, गंध, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको छूकर कुछ हद तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना संभव नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने में समर्थ बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से गुजरकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उपहार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का ज्यादातर अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीन लेंस केवल अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने के लिए जरूरी फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जो परितारिका कहलाती है। परितारिका गहरा पेशिया डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्रियाशील हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसे ही वैसे ही देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग की कुछ संक्रिकाओं, मलफंक्शन अथवा क्षतिग्रस्त होने से दृष्टि प्रक्रियाओं में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में शामिल कोई भी संचरण, जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, कचाभ, द्रव तथा नेत्रोद अथवा रेटिना जैसी संरचना, जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए उत्तरदायी है। यह दृक तंत्रिका जो इन विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष विकृति पैदा करती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप तेज प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तु को देख नहीं पाते, तथापि कुछ समय बाद आप उसी मंद प्रकाश वाले कमरे की वस्तु को देख पाते हैं। आंख की पुतली परिवर्तित द्वारक की तरह कार्य करती है, जिसके आकार को परितारिका की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली के तार को छोटा बना देता है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। लेकिन जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली के आकार को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूरी तरह से खुल जाती है। समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसी वक्रता में कुछ हद तक पछाभी पेशियों के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस का आकार पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाने में असमर्थ होते हैं।
जब आप आंख के पास रखी वस्तु को देखते हैं तब पछापी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फलस्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है उसे संयोजन कहते हैं। लेकिन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के बिल्कुल पास रखकर उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप महसूस करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आसानी से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। वह कम से कम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक साफ देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं तथा यह नेत्र का निकट बिंदु भी कहलाता है। किसी सामान्य स्वस्थ दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह अत्यंत दूरी पर होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अत्यंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दूधिया हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्णतः दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। क्या आप जानते हैं दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं? केवल एक ही क्यों नहीं? एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत व बड़ा हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु की संसूचन की समस्या एक की बजाय दो संचुकों में बढ़ जाती है। प्राय शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर दो विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र मिल सके, लेकिन हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है लेकिन हमें त्रिविम चाजुकी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र को बंद करके देखिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार के वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर की दूरी होती है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा अलग प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का इस्तेमाल करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमसे कितना दूर है या पास है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। नेत्र कभी कभी धीरे धीरे अपनी संयोजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में मनुष्य वस्तु को आसानी से स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। मुख्य रूप से दृष्टि की तीन सामान्य अपवर्तन दोष है। ये दोष है निकट दृष्टि, माइपिया, दीर्घ दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, जरा दूरदृष्टिता, प्रेस्बिया। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संसाधनों के बारे में आगे संक्षेप में विचार करेंगे। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति पास रखी वस्तु को तो आसानी से सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को वह सुस्पष्ट देख पाने में असमर्थ रहता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु अंत्यंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर स्थित वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति के नेत्र में किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बन जाता है। इस दोष के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना अथवा नेत्र गोलक का आकार में लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस के इस्तेमाल से संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र में दिखाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस रेटिना दृष्टिपटल पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष को ठीक किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता, फार साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता।
ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति के नेत्र का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आसानी से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से लगभग 25 सेंटीमीटर से भी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है और प्रतिबिंब बनाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलाकार का आकार में छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र में दिखाया गया है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए जरूरी अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। जरा दूरदृष्टिता आयु बढ़ने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता भी घटती जाती है। ज्यादातर व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें निकट रखी वस्तु का आराम से सुस्पष्ट देखने में मुश्किल होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता दोष कहते हैं। यह पछापी पेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने तथा क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण पैदा होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु का स्पष्ट रूप में देख सकने के लिए प्राय डिफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के डिफोकसीय लेंसों में उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में उत्तल लेंस लगा होता है। यह दूर स्थित वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है। यह निकट की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। आजकल शल्य हस्तक्षेप अथवा संस्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंसेज द्वारा दोषों का संशोधन संभव है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आप पढ़ चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित हो जाता है। समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसे कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तथापि पार्श्व में यह अपने वास्तविक पथ से कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तन दिखाएगा। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर चर्चा कीजिए। इसके 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ तथा 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा जाने कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार आपतित होते हैं। जरा सोचिए, अद्भुत वस्तु की चर्चा करते हैं। आपकी देखी आपकी जानी। अति दीप्त सूर्य का ताप अनुभव है। मुझको भी उस पर क्या होती है रात और क्या होता है दिन, है यही हैरानी। क्या आपको पता है कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। अपने मृत्यु के बाद नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। विकासशील देशों के लगभग 3-5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं तथा उनमें से ज्यादातर की दृष्टि ठीक हो सकती है। कॉर्निया अंधता से ग्रसित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से उनके दोष को ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्यों न हम उन्हें अपने नेत्र देकर जहाँ जिनके पास दृष्टि नहीं। नेत्रदान करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग अथवा आयु वर्ग का हो सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं या चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। कुछ रक्तचाप अथवा मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे जीवित व्यक्ति जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर ही नेत्र निकाल लिया जाना चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचना दें। नेत्र बैंक की टीम अस्पताल में या दिव्यांग व्यक्ति के घर पर नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक आसान प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी या सी, एड्स, जलभीति, रैबस, दंडसूत्र, टेटनस है या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई है नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्र बैंक दान किए नेत्रों को इकट्ठा कर सकता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें आवश्यक स्थान पर वितरित करता है। सभी दान किए गए
किए गए प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को चिकित्सा शिक्षा एवं महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेत्र लेने वाले एवं दानकर्ता दोनों को ही पहचान को गुप्त रखा जा सकता है। नेत्रों का एक युगल कार्निया अदंत्रता से ग्रसित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। क्रिकलाप 1 एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की मदद से सफेद कागज की एक ड्राइंग शीट लगाइए। एक शीट पर कांच का प्रिज्म इस प्रकार रखिए कि त्रिभुजकार फलक आधार बन जाए। एक पेंसिल की सहायता से प्रिज्म की सीमा रेखा खींचिए। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई कोण बनती हुई एक सरल रेखा PE खींचिए। रेखा PE पर 2 किरणें बिंदु P तथा Q पर लगाइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। फलक AC की ओर से P तथा Q दोनों पिनों के प्रतिबिंबों को देखिए। R तथा S बिंदुओं पर 2 और पिनें इस प्रकार लगाइए कि पिन R तथा S एवं पिन P तथा Q के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में प्रतीत हो। कांच के प्रिज्म तथा पिनों को हटाइए। रेखा PE प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु E पर मिलती है। इसी प्रकार बिंदुओं S तथा R को एक सरलरेखा से जोड़िए तथा इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि यह प्रिज्म के फलक AC को F पर काटे। हम पहले ही देख चुके हैं कि पिनों P और Q को मिलाने वाली रेखा फलक को E पर काटती है। E तथा F को मिलाइए। यहाँ PE एक आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है तथा FS निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, अतः यह अभिलंब से दूर मुड़ती है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण की तुलना कीजिए। क्या यह कांच के स्लैब में हुए झुकाव के बराबर ही है? प्रिज्म की विशेष प्रकार की आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। यह कोण विचलन कोण कहलाता है। इस स्थिति में एंगल D विचलन कोण है। ऊपर दिए गए क्रियाकलापों में विचलन कोण को चिन्हित कीजिए तथा इसे मापिए। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आपने किसी इंद्रधनुष से वह वर्णों को देखा और सराहा होगा। सूर्य के सफेद प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के अलग अलग रंग वर्ण किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले हम फिर से प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ पर एक रोचक परिघटना दिखाते हैं। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा दोहराएं। क्रियाकलाप 2 गत्ते की एक मोटी शीट ले तथा इसके बीच एक पतली झिरी या एक छोटा छिद्र बनाएं। पतली झिरी पर सूर्य का प्रकाश डालिए। इससे सफेद प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। अब कांच का एक प्रिज्म ले तथा चित्र में दिखाए गए अनुसार झिरी से प्रकाश को इसके एक फलक पर डालें। प्रिज्म को धीरे धीरे इतना घुमाइए कि इससे बाहर निकलने वाला प्रकाश पास रखे किसी पर्दे पर प्रतीत होने लगे। आप क्या देखते हैं? आप रंगों की एक आकर्षक पट्टी देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? संभवतः प्रिज्म ने आपतित सफेद प्रकाश को रंगों की पट्टियों में विभाजित कर दिया है। इस रंगीन पट्टियों के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले रंगों को नोट करें। पर्दे पर दिखाई देने वाले रंगों का क्रम क्या है? दिखाई देने वाले अलग अलग वर्णों का क्रम है बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द VIBGYOR आपको वर्णों के क्रम को याद रखने में मदद करेगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों का यह बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाए, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक प्रकाश वर्णों को एक दूसरे से पृथक करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभक्त होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। आपने देखा कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश इसके साथ अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण कैसे प्राप्त होते हैं? किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के अलग अलग वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। यह लाल प्रकाश सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैगनी सबसे अधिक। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है तथा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में प्रतीत होता है। सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल किया। एक दूसरा समान प्रिज्म इस्तेमाल करके उन्होंने श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभाजित करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें और अधिक रंग नहीं मिल पाए।
फिर उन्होंने दिए गए चित्र की तरह एक दूसरा सर्व सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष विपरीत स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से सफेद प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा। इस परीक्षण से न्यूटन को यह विचार सूझा कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश ही कहलाता है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के छोटे छोटे कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें विक्षेपित तथा अपवर्तित करती है। इसके बाद इसे आंतरिक परिवर्तित करती है। अंततः जल की बूंदें बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन तथा परिक्षेपण के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की तरफ हो और आप प्रकाश की ओर धूप वाले किसी जल के फव्वारे अथवा जल प्राप्त से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। वायुमंडलीय परिवर्तन संभवतः आपको कभी भट्टी या आग अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपरी उड़ती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रभाव में धूल के कणों की अनियमित अभ्यासी स्थिर गति अथवा झिलमिलाहट दिखाई दी होगी। आग के एकदम ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। यह गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन हल्की होती है तथा इसका अपवर्तन ठंडी वायु की तुलना में थोड़ा कम होता है। क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति बदलती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय वातावरण में हल्के प्रभाव पर वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का परिवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बहुत स्तर की एक ऐसी परिघटना का उदाहरण है। आइए देखें हम इसकी व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन केवल उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारों से आने वाले प्रकाश को अविलंब की तरफ मोड़ देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई देती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। इसके अलावा, जैसा कि ऐसी परिस्थिति में पिछले अनुभाग में बताया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बहुत बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है, अर्थात अस्थिर है। क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट हैं। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति लगातार विचलित होती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाला तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसकी वजह से कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का एक प्रभाव है। ग्रह तारों की भांति क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की तरह माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु के आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुछ बदलाव का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा मतलब है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। दर्शाए गए चित्र में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष आभासी तथा वास्तविक स्थितियों दिखाई गई है। आभासी सूर्यास्त तथा वास्तविक सूर्यास्त के बीच समस्त का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है। प्रकाश का परिकरण।
हमारे चारों ओर वस्तुओं तथा प्रकाश के बीच अन्तरक्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक रोचक परिघटनाएं देखने को मिलती है। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना कुछ ऐसी आश्चर्यजनक परिघटनाएं हैं जिनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के विषय में पढ़ा है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का पथ हमें दिखाई नहीं देता है, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है। टिंडल प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडल छोटे छोटे कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु के अणु तथा धूल के निलंबित कण सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे छोटे छोटे कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का पथ दिखाई देने लगता है। इन कणों से विस्तृत प्रकाश परिवर्तित होकर पास तक पहुंचता है। इन कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकरणों की परिघटना टिंडल प्रभाव पैदा करती है, जिसके विषय में आप अपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना में किरण पुंज के मार्ग को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का परिकरण कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वहां टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। जंगल के कुहासे में जल की महीन बूंदें प्रकाश का परिकरण कर देती हैं। परिकिरणित प्रकाश का वर्ण मुख्यतः परिकिरण करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत छोटे कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को परिकिणित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकिणित करते हैं। यदि परिकिरण करने वाले कणों का आकार बहुत अधिक है तो परिकिणित प्रकाश श्वेत भी दिखाई दे सकता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा कुछ अन्य छोटे छोटे कणों का आकार दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकृत करने में अधिक प्रभावशाली है। लाल वर्ण के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की तुलना में उसकी लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की तुलना में नीले रंग छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिक प्रबलता प्रकरण करता है। प्रकीर्ण हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई परिकरण संभव नहीं हो पाता। तब आकाश काला दिखाई देता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश काले रंग का दिखाई देता, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर परिकरण स्पष्ट रूप से नहीं होता। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे का संकेत सिग्नल के प्रकाश का रंग लाल होता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? लाल रंग धुएं एवं कोहरे से सबसे कम परिकणित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। क्या आपने सूर्यास्त अथवा सूर्योदय के समय सूर्य तथा आकाश को देखा? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताभ दिखाई देने को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3। कोई अभिसारी लेंस L1 उत्तल लेंस लेकर इसके फोकस पर सफेद प्रकाश का तीव्र स्रोत रखिए। लेंस प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज देता है। प्रकाश के समांतर किरण पुंज को साफ हुआ स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक से गुजारिए। किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र से इस प्रकार के किरण पुंज को गुजरने दीजिए। चित्र में दिखाए अनुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस L2 का इस्तेमाल करके वृत्ताकार छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनाइए। टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल डालकर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हाइपो मिलाइए। जल में लगभग 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल घोलिए। आप क्या देखते हैं? लगभग 2-3 मिनट के बाद आप सल्फर के सूक्ष्म कणों के आवेशित होते हुए देख सकेंगे। जैसा ही सल्फर के कण बनाना शुरू होते हैं, आप कांच के टैंक के तीन पार्श्व साइड से नीला प्रकाश देख सकेंगे। यह सल्फर के सूक्ष्म क्लोराइड कणों द्वारा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र की तरह से
प्रकाश के रंग का परीक्षण कीजिए। यह परीक्षण अति आश्चर्यजनक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला किरमिची लाल रंग दिखाई पड़ता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के परिकिरण को निर्देशित करता है, जिससे आपको आकाश के नीले रंग तथा सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य के रक्तांब प्रतीत होने को समझने में मदद मिलती है। क्षितिज के नजदीक स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश नेत्र तक पहुंचने से पूर्व पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की संघनन परतों से होकर गुजरता है। तथापि जब सूर्य की स्थिति सिर से ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी तक चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी तथा नीले वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही परिकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के निकट नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का ज्यादातर भाग कणों द्वारा परिकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसलिए इससे सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य रक्तांब होती है। आपने क्या सीखा? नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूरस्थ तथा निकट वस्तु के फोकसित कर लेता है, यह नेत्र की संवेदन क्षमता कहलाती है। वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे सुस्पष्ट दर्शन नेत्र के निकट बिंदु की अलगमन दूरी करते हैं। तब सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यही लगभग 25 सेंटीमीटर होते हैं। दृष्टि के सामान्य अपरांतक दोष है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। दूरी के सामान्य अपवर्तक दोष है निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टिता दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनाता है तो को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दीर्घ दूरदृष्टिता निकट स्थिति के उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। वृद्धावस्था में नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवीय रंगों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के परिकरण के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है।